बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको अपने चैनल एवरीडे नावल विद मन्नत पर खुश आमदीद कहती हूँ। यहाँ पर आपको मिलेंगे हर किस्म के मज़ेदार रोमांटिक और सैड नावल्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का लाजमी इजहार करें। चले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वाह वाह, बड़े फ़ख्र से अपनी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। जोहा ने इस्तज़ाए मुस्कुराहट सजाए पैगाम लिखा। दिल तो चाह रहा था उसका वो हशर करे कि वो याद रखे। नहीं, ये कसीदे मैं नहीं पढ़ रहा, ये तो मेरी शान में मेरी बीवी पढ़ती है। उसकी नज़र में मैं एक फ्लर्टी हूँ। कैफ ने फ़ौरन तस्दीक की। तो आप है ना, वो झूठे कसीदे तो नहीं पढ़ती ना। जोहा ने जलकर जवाब लिखा। आप ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं, क्योंकि पिछले 20 मिनट से आप टेक्स्ट मैसेज पर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। जोहा ने लब नीचे गुस्से से लिखा। इंसान अपनी फितरत कभी नहीं बदलता। राबिया से बात करने के बाद वो कितनी खुश थी और अब दिल इतना ही वजन था। कैफ उस सकीना केमिया जैसा ही निकला। यहाँ किसी लड़की से थोड़ी तारीफ की, बस वहीं पर फ्लैट। गलत, बिल्कुल गलत। फ्लर्ट मैं नहीं, आप मेरे साथ करने आई हैं। आपने मुझे टेक्स्ट किया, आपने पसंदीदगी का इजहार किया, मैंने तो बस आपका दिल नहीं तोड़ा। कैफ तानोज मुस्कुराते हुए पैगाम लिख रहा था, जबकि उसको तो जैसे अब जवाब ने जलते तवे पर बिठा दिया था। वाह वाह, आपको मेरा दिल टूटने का बहुत ख्याल है, और चाहे इस सब की वजह से आपकी बीवी का दिल टूट जाए। आप जैसे मर्द ही होते हैं जिनको अपनी बीवी की परवाह तक नहीं होती। लेकिन खैर, लेकिन गैर औरतों के तक पहुँच जाते हैं। वो भड़क उठी थी और अब लगातार तंज़िया पैगाम भेज रही थी। कैफ के लबों पर मौजूद शरीर मुस्कुराहट एकदम से गायब हुई। बीवी बस घर की जिम्मेदारी और बच्चों के लिए रह जाती है और प्यार मोहब्बत की बातें गैर लड़कियों से की जाती हैं। कैफ अब सिर्फ पैगाम पढ़ने पर इक्तफा कर रहा था। जानता था वो अब रुकने वाली नहीं है, लेकिन उसके ये तंज सब सच्चाई जान लेने के बाद नाकाबिले बर्दाश्त थे। आप जैसे मर्दों को कदर नहीं होती बीवियों की। आप बीवी को की वफा के लायक ही कहाँ होते हैं। वो अब बिना रुके शुरू हो चुकी थी और शायद सब शैलानामा भूल कर गुस्से में भरी एक के बाद दूसरा पैगाम लिखे जा रही थी। कैफ ने एक गहरी सांस ली और फिर जब से लब नीचे उंगलियां पैगाम टाइप कर रही थी। सोहा वो जो ठकाठक जले कटे पैगाम लिखने में मगन थी। कैफ की स्क्रीन पर उभरे पैगाम पर नज़र पड़ती अंगूठा हवा में मुअल्लिक रह गया। हमें स्केड़ कर जल्दी से अपने तमाम पैगाम स्क्रीन को अपने ऊपर नीचे उछालते हुए पढ़े कि कहीं वो गुस्से में ये जाहिर तो नहीं कर गई कि वो जोहा है। लेकिन वहाँ इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। हैरत से आंखें और मुंह एक साथ खुल गए। बस करो अब, तुम कोई शैला नहीं जोहा हो, मैं जानता हूँ। मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था और जो कुछ भी अब तक कह रहा हूँ महज मजाक था। जोहा ने फौरन लब दांतों में दबाए। अब कैफ पैगाम लिख रहा था और वो उसी तरह हैरत ज़दा बैठी थी। राबिया से सारी सच्चाई जान लेने के बाद भी तुम्हें मुझसे बात करने के बजाय मुझे जांचने की ज़रूरत पेश आई, इस बात पर मुझे अफसोस है। इसका अगला पैगाम एक नया धमाका था और अब वो एक बाद दीगर राबिया के माफ़ीनामे के स्क्रीन शॉट्स भेज रहा था और जोहा हैरत से आंखें फाड़े सब पढ़ रही थी। क्या तुम बीवियाँ समझती हो जज्बात, एहसासात और ख्वाहिशात सिर्फ तुम रखती हो? हम शोहर रोबोट हैं बस। तुम चाहे ढंग से बात करो, तुम चाहो तो ना करो, जब चाहो मोहब्बत का इजहार मांगो और जब चाहो शक करो, जब चाहो इन्वेस्टिगेट करके बिना किसी सबूत मुजरिम करार दे दो। क्या मैं अब भी तुम्हारे इस रवैये का हकदार था? वो अब किसी भी लिहाज के बिना जवाबी तंज के तीर बरसा रहा था। कुछ लम्हे पहले शोखी उकताहट में तब्दील हो चुकी थी, जबकि जोहा शिश्तर बैठी थी। गाल निदामत से तपने लगे थे। मेरी जवानी के लावालिपन की तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दोगी? अब सारी उम्र मुझ पे शक करोगी? मुझे मुख्तलिफ जावियों से जांचती रहोगी? पूरे 7 माह। मुंह से कहना आसान है जोहा, पूरे 7 माह मैंने तुम्हारी बेरुखी को बर्दाश्त किया है। उसके बावजूद जिस दिन राबिया ने मुझे सब बताया, मैं उसी दिन से इंतज़ार कर रहा था कि अब तुम मुझसे रब्ता करोगी, अब करोगी। और फिर रब्ता किया भी तो कैसे? मैं इस राब्ते पर भी खुश था, लेकिन तुम शायद आज भी मुझसे इतनी ही बदजन हो जितनी सच्चाई जान लेने से पहले थी। उसके लबों पर उदास मगर तल्ख मुस्कुराहट उभरी। तुमने राब्ता किया भी तो किस लिए? मुझे एक बार फिर कसौटी पर रख कर जांचने के लिए?
ज़ुहा को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ, पर नदामत में लब कुचलने के अलावा कुछ समझ तो नहीं आ रहा था। यहाँ अफ़सोस मुझे हुआ, तकलीफ़ मुझे ही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन मैं इसका सबूत पेश नहीं कर सकता। तुम्हें मुझ पर एतबार करना है तो करो, नहीं करना तो फ़ैसला तुम पर छोड़ता हूँ। तुम चाहो तो छोड़ सकती हो मुझे, बाय। वो ऑफ़लाइन हो चुका था और वो यूँ ही साकत उसामत बैठी थी। क्या लिखना चाहिए, बेचारगी से मोबाइल स्क्रीन को देखा। कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। वो नाराज़ हो चुका था शायद, और उसके पास तो मनाने के लिए अल्फाज ही नहीं थे। कैसे उसे बताए कि कितना प्यार है उससे। अब से नहीं, पता नहीं कब से, लेकिन अपनी जल्दबाज़ी और बेवकूफ़ी में वो शायद उसका दिल तोड़ चुकी थी। वो मुज़रिब सूरत बनाए फ़ोन कान से लगाए बैठी थी। कैफ़ की नाराज़गी को और रमज़ान को 20 दिन गुज़र चुके थे। उसके अहम व ख़दशात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए थे। कैफ़ उससे बेहद नाराज़ था, इतना कि ना तो उसकी कोई कॉल उठा रहा था और ना ही किसी भी पैगाम का जवाब दे रहा था। उसकी बेरुखी ने 2 हफ़्तों में उसे बेहाल कर दिया था। सारा दिन बौखलाई और उदास सी मोबाइल हाथ में थामे कितनी दफ़ा माफ़ी और प्यार भरे पैगामात भेजती रहती थी। लेकिन वहाँ से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं होता था। कभी गुस्सा आता तो कभी रोने को दिल चाहता। कैफ़ तो अब घर वालों से भी बात नहीं करता था। रमज़ान में रूटीन बहुत मुश्किल हो गई थी, इसीलिए किसी से बात नहीं कर सकता। लेकिन वो जानती थी, वो सब बहाने हैं, वो उससे नाराज़ है। वो तो इस खुशफ़हमी में थी कि कैफ़ उसके प्यारे भरे पैगाम पढ़ते ही या उसके रोने का सुनते ही सारी नाराज़गी भूल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो थक-हार कर हमेशा की तरह नुसरत के सामने अपने दुखड़े रो रही थी। हद होती है, पिछले 20 दिन से कभी सॉरी तो कभी आई लव यू लिख कर भेज रही हूँ, लेकिन मजाल है जो एक भी जवाबी मैसेज आया हो। बड़ी बात है वैसे मोहतरमा, उसने तुम्हारी बेरुखी पूरे 7 माह बर्दाश्त की और तुम 20 दिन में ही हिम्मत हार गई। तो क्या करूँ तुम बताओ? उसकी डांट पर जोहा ने रो की सूरत बनाए मशवरा मांगा। ये सच था, वो हिम्मत हार रही थी। मैसेज पढ़ने के बजाय सीधा फ़ोन क्यों नहीं कर लेती? क्या किया है, फ़ोन भी बहुत दफ़ा अटेंड नहीं कर रहे। लहजा बेहद मायूस था। गुड, मतलब वो टफ टाइम दे रहे हैं। ये गलत बात है ना? बमुश्किल आंसुओं पर काबू पाते हुए पूछा। तुम भी बहुत कुछ गलत कर चुकी हो, उसी का बदला ले रही हैं। मेरी मानो तो अब खामोशी इख्तियार करो। नुसरत ने बजस्ता जवाब दिया, वो जो पहले से ही ज़ब्त के आखिरी सिरे पर थी। आंसू गाल पर लुढ़क आए। बमुश्किल हुंकारा भरा, जबकि आंसुओं का गोला गले में अटक गया था। अरे अब रो क्यों रही हो? नुसरत ने फ़ौरन परेशान लहजे में पूछा। वो बाकायदा रो रही थी। तो और क्या करूं? अब इतना भी क्या सख्त दिल होना, एक भी मैसेज का जवाब तक नहीं देते? तो मत करो ना मैसेज तुम भी। आ रहे हैं ना ईद पर, तो मना लेना। ऐसे पागलों की तरह रोना कोई हल थोड़ी ना है। कैसे मनाऊंगी? ये सोच कर ही जान निकल रही है। मुझे तो ये लगता है मैं दिल से ही उतर गई हूँ। उफ खुदा, सुधर जाओ लड़की, कुछ भी ऊट पटांग मत सोचो। जैसे नाराज करने पर दिमाग लगाती थी, वैसे ही दिमाग लगा, कोई ना कोई हल निकल आए ही आएगा। चलो मुझे सोने दो अब। जाओ दफ़ा हो जाओ, मुझे पता है जो नींद आ रही है तुम्हें झूठी। बाय। मुंह फुलाए गुस्से में फ़ोन एक तरफ फेंकती वो फिर से तकिए में चेहरा दे चुकी थी। नुसरत और फैसल की निस्बत तय हो गई थी, यकीनन वो अब फैसल से बात करने के चक्कर में उससे जान छुड़ा रही थी। रात के 2 बज रहे थे। इसने आंसू साफ किए, मोबाइल उठाकर कैफ का नंबर मिला दिया। पाकिस्तान का वक्त जर्मनी से 3 घंटे आगे था। जब वो दिन में नहीं फ़ोन उठाता था तो रात को क्या उठाएगा, यही सोच कर वो अभी फ़ोन बंद ही करने वाली थी जब कैफ ने फ़ोन उठा लिया। दिल इस ज़ोर से धड़का कि उसके हाथ काँप गए। हेलो। नींद से बोझल खुमार आलूद लहजा था, यकीनन गहरी नींद से जागा था। जोहा ने झिझकते हुए फीकी आवाज़ निकाली। हेलो कैफ, क्या है खैरियत, इतनी रात को फ़ोन किया? उसका लहजा भारी मगर तशवीश ज़दा था। वो आप मुझसे नाराज़ हैं? रोने के सबब आवाज़ ज़ुकाम ज़दा थी। मुख्तसर मगर संजीदा लहजे में हुंकारा भरा। तो इतनी माफ़ी मांग रही हूँ, अब भी नाराज़ हैं? जोहा ने नरफट्टेपन से शिकवा किया। हाँ, उसी स्पाट लहजे में जवाब आया। क्यों? तुमसे बेहतर कौन जानता है? आज माफ़ी मांग रही हो, कल फिर से शक करोगी। इस्तेज़ाया और कांटदार लहजा था। जोहा को लगा जैसे किसी ने दिल मुट्ठी में ले लिया हो। कैफ मेरी बात सुने, घुटी सी आवाज़ में पुकारा। मुझे बहुत नींद आ रही है, सहरी के लिए उठना होता है, बाय। इससे पहले कि वो कुछ कहती, कैफ सख्त लहजे में कहता हुआ फ़ोन बंद कर चुका था और वह भोंकों की तरह बंद फ़ोन को देख रही थी।
वो जल्द सी शाम उतरी थी और वो उदास सूरत बनाए किचन में पकोड़े तल रही थी। कैफ ने आज आना था लेकिन परवाज़ किसी वजह से मनसूख हो गई थी। अमान अहमद ने सबको मतला किया था कि अब शायद कैफ चाँद रात को या फिर ईद के रोज़ ही पहुँचेगा। वो यूँ ही मगन थी जब अकब से शुमाइला की आवाज़ सुनाई दी, "ज़ोहा बस करो, बाकी मैं देख लेती हूँ।" वो हमेशा की तरह नमाज़ सूरत दुपट्टा ओढ़े किचन में दाखिल होते ही उसे काम से मना कर रही थी और ये उनका मामूल था। वो किचन में दाखिल होते ही उसे किचन से बाहर निकाल देती थी। लेकिन ज़ोहा ने रमज़ान में उनकी एक नहीं सुनी थी। "नहीं, मैं कर रही हूँ ना, आप जाएँ, रोज़ा है आपका।" ज़ोहा ने खफ़ी से घूर कर कहा। "रोज़ा तो तुम्हारा भी है मेरी जान, थकी-थकी लग रही हो, जाओ बैठ कर सब साथ जाकर मैं लाती हूँ सब।" वो धीरे से मुस्कुराते हुए अभी शुमाइला की बात पर नफ़ी में ही सर हिला रही थी जब बाहर से अचानक उठने वाले शोर पर दोनों चौंकी। ये अदन और हरम की चीखें थी। वो दोनों भी हवास बाख्ता बाहर निकली तो कैफ को सबके साथ गले मिलते देखकर वो भी हैरान रह गई। सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स में मलबूस वो बशासत से मुस्कुराता बारी बारी सबसे मिल रहा था। अमान अहमद गहरी मुस्कुराहट लिए खड़े थे। शायद कैफ के इस सरप्राइज़ में वो भी शरीक थे। वो मलगच्चे से हुले में कमर पर दुपट्टा बांधे हाथ में कप गिर लिए हैरान खड़ी थी जब कैफ की निगाह उस पर पड़ी और जहाँ उसकी धड़कन तेज हुई वहीं कैफ के सपाट होते चेहरे पर दिल में टीस उठी। वो बेरुखी से निगाह मोड़ चुका था। वो एकदम से मोड़ी जलती आंखें लिए किचन में वापस आ गई। वो किचन में खड़ी अभी रो देने को थी जब अकब से अदन की चहकती आवाज़ सुनाई दी, "भाभी बाहर आए, भाई बुला रहे हैं।" उसने जल्दी से गहरी सांस अंदर उंडेली और जबरन मुस्कुराती हुई अदन के साथ बाहर आई तो सब चहकते हुए उसे पास बुला रहे थे। जहाँ कैफ ने सबके सामने उससे मिलने की फॉर्मेलिटी ही पूरी की थी, अंदाज ऐसा रूखा फीका था कि जोहा को लगा जैसे कोई इसका दिल दबोच रहा हो। मिलने के बाद कैफ ने एक दफ़ा भी उसकी तरफ नहीं देखा। सबके साथ इफ्तार करने के बाद वो जैन से मिलने बाहर निकल गया जबकि वो जो तब से जब्त कर रही थी कमरे में आती बेड पर ढेर होकर ऊंचा ऊंचा रो दी। "वैसे बस कर अब, बहुत सज़ा हो गई और अब जैसे उनसे मिलकर आया है वेरी बैड," ज़ैन ने खफी से कहते हुए टाँग पर टाँग चढ़ाई। वो जो सामने बैठा मुस्कुराहट दबा रहा था, आंखें खुशी और शरारत से चमक रही थी। वो इस वक्त ज़ैन के घर के लॉन में बैठा था और हाँ, पता है मुझे भी, लेकिन मोहतरमा की अक्ल ठिकाने लगाना भी ज़रूरी थी। अच्छा अच्छा, ज़्यादा खड़ूस बनने की ज़रूरत नहीं है। ये सख्तियाना वहीं जर्मनी तक थी। आज रात उसे खुद मना रहा होगा। ज़ैन के ताने पर वो जानदार कहका लगा गया, "ऐन मुमकिन है," शरारत से कंधे उचकाए। "शर्म कर, फिर उन्हें इतना तंग करने की क्या ज़रूरत थी?" कैफ ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया और फिर पुरस्कून सांस खारिज करते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखा। नहीं, उन्हें तंग नहीं कर रहा था, सुकून ले रहा था। उसकी मोहब्बत के इज़हार का सुकून, उसका खुद के लिए तड़पना, ये सब बहुत बहुत हसीन था मेरे लिए। मैं इन लम्हों को जी रहा था। पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा वो मुझे पैगाम भेजती थी, लेकिन मैं तो हर 2 मिनट के बाद उसके मोहब्बत भरे पैगाम खोल कर पढ़ रहा होता था। कैफ जज़्ब में मुस्कुराता उसे अपने जज्बात से आगाह कर रहा था। और उनका रोना, ज़ैन ने आंखें झुकाए। हाँ, वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैं उस पर ये भी ज़ाहिर नहीं करना चाहता था कि वो इन आंसुओं के ज़रिए मुझे चाहे ज़ेर कर सकती है। कैफ ने शरारत से आँख का एक कोना दबाकर कहा तो ज़ैन ने मसनूई खफ़गी से देखा। "बहुत कमीना है वैसे तू।" "नहीं, कमीना नहीं हूँ, बस अपनी बटरस्कॉच को हैंडल करना आ गया है।" वो अब बहुत खुश लग रहा था। ज़ैन ने मोहब्बत से उसकी चमकती आंखों को देखा जिनमें जर्मनी जाने से पहले उदासियों के डेरे थे। "शुक्र है, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए, लेकिन हाँ, अब ख़त्म कर दे तंग करना, तरस आ रहा है मुझे भाभी पर।" ज़ैन के ज़ैन की नसीहत पर वो जानदार मुस्कुराहट लिए सर को इस बात में हिला गया। अचानक ईद का चाँद नज़र आ जाने के ऐलान पर अफरा-तफरी जैसा समा हो गया था। अदन और हरम उसको ज़बरदस्ती मोहल्ले की एक लड़की के घर ले आई थी, जहाँ इन दोनों समेत उसने भी दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाई। मखमली हथेली पर मेहंदी से लिखे कैफ की दुल्हन के अल्फाज उसके दिल को इस उदासी में भी गुदगुदा रहे थे। वो तीनों घर वापस आई तो कैफ भी वापस आ चुका था। सब लोग लाउंज में बैठे टीवी पर खबरनामा देख रहे थे। घर में भी मोहल्ले की तरह हंगामा बरपा था। वो तीनों मुस्कुराती हुई लाउंज में दाखिल हुई।
جب کیف نے اس سے لاپرواہی برتتے ہوئے پاس کھڑی ادن کو مخاطب کیا۔ ادن، استری اسٹینڈ پر میرے کپڑے رکھے ہیں، سونے سے پہلے استری کر دینا۔ لہجہ بڑا حکمانہ اور جتانے والا تھا۔ زوہا کے لبوں سے ایک دم سے مسکراہٹ غائب ہوئی، گلابی جوڑے میں بھی چہرہ پھیکا لگنے لگا تھا۔ ادن کیوں؟ زوہا استری کرے گی نا؟ دادی نے فوراً ٹوکا۔ نہیں نہیں نا زوہا، نہ ادن، میں کر دیتی ہوں۔ دیکھ نہیں رہے بچے، ابھی تو مہندی لگوا کر آئی ہیں، سوکھنے میں وقت لگے گا۔ شمائلہ نے خفگی سے کہتے ہوئے صوفے پر سے اٹھنے کی کوشش کی، جب زوہا تذبذب میں جلدی سے آگے بڑھی۔ آنٹی نہیں، میں کر دیتی ہوں، میری مہندی سوکھ گئی ہے تقریباً۔ اس نے ہتھیلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں مہندی ابھی بھی کچھ نم تھی۔ ارے نہیں، اتنی جلدی مت اتارنا، تھوڑا رنگ تو آنے دو۔ میں کر دیتی ہوں۔ شمائلہ فوراً تنبیہ کرتے ہوئے آگے بڑھی تو کیف جھنجھلا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اف، بس کریں آپ لوگ، میں خود کر لیتا ہوں۔ مصنوعی غصہ دکھاتا وہ زوہا کے پاس سے گزر کر استری اسٹینڈ کے طرف بڑھا تو وہ جو ہونکس بنی کھڑی تھی تیزی سے کچن میں داخل ہو اور وہیں نل سے رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھو ڈالے۔ پلکیں بار بار چپکتی وہ بمشکل آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روک رہی تھی۔ باہر آئی تو کیف منہ پھلائے کپڑے استری کر رہا تھا۔ لائیں، میں کر دیتی ہوں۔ پاس جا کر اس کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ میں کر رہا ہوں، سپاٹ لہجے میں کہتا وہ تہانوز سر جھکائے استری گھسا رہا تھا۔ زوہا کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر زبردستی استری کے ہتھے پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھکے ہوئے ہیں، میں کر دیتی ہوں، چھوڑیں۔ زوہا کے یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے سے وہ ایک دم ہاتھ کھینچ کر پیچھے ہوا اور پھر بنا اس کی طرف دیکھے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ روح کی صورت بنائے اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ بے کیف ہے یہ ساغر و مینا تیرے بغیر، آساں ہوا ہے زہر کا پینا تیرے بغیر۔ کیا کیا تیرے فراق میں کی ہیں مشقتیں، ایک ہو گیا ہے خون پسینہ تیرے بغیر۔ جچتا نہیں ہے کوئی نگاہوں میں آج کل، ہے بے عکس ہے یہ وعدہ، یہ دیدہ بنا تیرے بغیر۔ کن کن بلندیوں کی تمنا تھی عشق میں، طے ہو سکا نہ ایک بھی زینہ تیرے بغیر۔ تو آشنائے شدت غم ہو تو کچھ کہوں، تو آشنائے شدت غم ہو تو کچھ کہوں، کتنا بڑا عذاب ہے جینا تیرے بغیر۔ ساحل پہ کتنے دیدہ و دل فرش رہا تھے، اترا نہ پار دل کا سفینہ تیرے بغیر۔ باقی کسی بھی چیز کا دل پر اثر نہیں، پتھر کا ہو گیا ہے یہ سینہ تیرے بغیر۔ بے لگام آنسو بار بار اس کے کرتے پر گر رہے تھے جن پر وہ استری رگڑتی جا رہی تھی۔ کیف کی بے رخی اس کے دل کو جتنی تکلیف دے رہی تھی، اتنا ہی ندامت اپنی ان سب بے اعتنائیوں اور کوتاہیوں پر ہو رہی تھی جو وہ کیف کے ساتھ کر رہی تھی۔ استری شدہ کپڑوں کو ہینگر میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ چکی تھی اب اسے کیف کو کیسے منانا ہے۔ اپنی سوچ پر مسکراتے ہوئے آنکھوں کی کونے کو اچھی طرح دبایا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بغیر چلتے ٹی وی کی طرف متوجہ تھا، لیکن ذہن زوہا کی حرکتوں پر الجھا ہوا تھا جو ابھی ابھی واش روم سے شادی کا لہنگا پہن کر باہر نکلی تھی اور اب سنگار میں اس کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ کیف نے ایک آئبرو جھکائے چور نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ تیاری میں مگن تھی۔ میک اپ کرنے کے بعد زیور پہن کر واپس پلٹی تو کیف جو بار بار چور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا ایک لمحے کو اس کو دیکھ کر مبہوت ہوا اور پھر فوراً سٹ پٹا کر نگاہیں ٹی وی پر جما دی۔ وہ اب لہنگے کو دونوں طرف سے سنبھالتی خراما خراما چلتی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ کیف تہانوز مکمل اداکاری کے جوہر دکھاتا ہوا اب ٹی وی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا جب اس نے مہندی سے سجی دونوں ہتھیلیاں کھول کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ سفید نرم ہتھیلی پر پڑی خوبصورتی سے نقش و نگار کے اندر ایک کیف کی دھونا لکھا تھا۔ کیف نے آہستگی سے ہاتھ اٹھایا اور مصنوعی خفگی سے اس کے ہاتھ کو نیچے کر دیا۔ وہ تو شاید پورے عزم کے ساتھ آئی تھی۔ فوراً پھر سے ہاتھ سامنے کر دیے، کیف نے گہری سانس لی اور ایک بار پھر مصنوعی خفگی سے ہاتھ نیچے کر دیے، اور جب تیسری دفعہ ایسا کیا تو وہ جو تب سے شرارت کے موڈ میں تھی فوراً رو دی۔ کیف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ساری بے رخی، ساری مصنوعی ناراضگی ایک پل میں بھگ سے اڑ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، سوزش زدہ پپوٹوں سے صاف ظاہر تھا وہ ابھی نہیں بہت دیر سے رو رہی ہے۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے کندھوں سے تھام لیا۔ ایسے کرنے کی دیر تھی وہ جو بے آواز رو رہی تھی ہچکیوں میں رونے لگی۔ زوہا، ارے بس، میں تنگ کر رہا تھا تمہیں،
प्यार से उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया। वो तो जैसे सब भूली हुई थी, बच्चों की तरह उसके सीने से चिमट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दे, मैं अब कभी शक नहीं करूँगी। मुझे यकीन है आपकी मोहब्बत पर। रोते हुए भारी आवाज़ में वो पता नहीं क्या-क्या बोले जा रही थी। कैफ ने आज हँसते हुए उसके कंधे थाम कर खुद अलग करना चाहा। अरे सुहा बस करो, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारी कसम। कैफ को उसकी हालत पर हंसी भी आ रही थी और उसका यूं रोना बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। वो सीने में मुंह छुपाए कुछ देर पहले का सारा मेकअप खराब कर चुकी थी। कैफ बार बार उसका चेहरा ऊपर उठाने की कोशिश में उसे खुद से अलग कर रहा था, लेकिन वो तो जैसे किसी ट्रांस में ना उससे अलग हो रही थी और ना ही रोना बंद कर रही थी। और पता नहीं जबान क्या टर टर बोले जा रही थी। गलती हो गई मुझसे, लेकिन मेरा क्या कसूर था इसमें? राबिया झूठ ही इतने बोलती रही। ज़ोहा प्लीज़ चुप करो अब, नहीं तो अब सच में नाराज़ हो जाऊँगा। पीछे हटो और मेहंदी दिखाओ। कैफ ने अब की दफ़ा ज़बरदस्ती उसे कंधे से पकड़कर खुद से अलग किया। नाक नाक सुर्ख हो रही थी और रोने की वजह से काजल आंखों के किनारे में हल्का सा फैल गया था। वो अब निगाहें झुकाए खड़ी थी और कैफ उसके दोनों हाथों को थामे मेहंदी देख रहा था। बहुत प्यारी मेहंदी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मोहब्बत से कहा और फिर उसकी थोड़ी को धीरे से ऊपर उठाया। जो निगाहें झुकाए भीगी पलकें फड़फड़ा रही थी, वो हिम्मत, नखरा, गुस्सा सब खत्म था। कैफ उसके इस रूप पर मबहूत सा उसे देख रहा था। रोया सा चेहरा, सुर्ख होती छोटी सी नाक और आंखों से बाहर निकलता काजल। वो वाकई अब इस रूप में सारी नाराजगी भुला देने के समान किए खड़ी थी। आप नाराज हैं मुझसे? निगाहें झुकाए भारी जुकामज़दा आवाज़ में पूछा। कैफ जी जान से मुस्कुरा दिया और फिर उसके गाल पर आहिस्तगी से अंगूठे को फेरते हुए करीब हुआ। हाँ हूँ बहुत, क्या करूँ कि ये नाराज़गी ख़त्म हो जाए? ज़ोहा ने रोंदे लहजे में निगाहें झुकाए पूछा। वो मुस्कुरा रहा था और निगाहें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो जो दिन रात मैसेज भेजती थी ना, अभी तुम्हारे मुंह से सुनना है वो। कैफ ने आस्ती से चेहरा करीब किया तो उसकी पलकें बाकायदा लरजने लगी। कुछ देर मीठी सी खामोशी में गुजर गई। आई लव यू मध्यम सी आवाज़ थी, लेकिन कहे गए अल्फाज दिल से निकले थे। वो गुलाबी हो रही थी। ऐसे नहीं, मेरी आंखों में देखकर। कैफ पूरी तरह तंग करने के मूड में था। ज़ोहा ने अचानक पल के ऊपर उठाई निगाहें अब उसकी चमकती मोहब्बत लुटाती निगाहों से जा टकराई थी। आई हेट यू, छोटी सी नाक भेज कर खफा लहजे में कहा और उसके हाथों को पीछे करती हुई निमटपन से बेड पर बैठ गई। इतना तंग कि आपने मुझे इतना रुलाया, कोई ऐसे करता है भला? आंख के किनारों को उंगली की पोर से दबाते हुए खफगी भरे लहजे में शिकवा किया। कैफ ने खफीफ सा कहका लगाया और फिर उसके कंधे से कंधा मिलाकर बराबर बैठ गया। तुमने जो इतना तड़पाया था, कोई ऐसे करता है भला? उसी के लहजे में जवाब दिया। सॉरी। जोहा ने आहिस्तगी से कंधे पर सर रखकर उसके हाथों को थाम लिया। कितना प्यारा और मुकम्मल एहसास था। सॉरी सिर्फ काम से नहीं चलेगा, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। कैफ एकदम से सीधा हुआ और वो जो कंधे पर सर रखे हुए थी सटपटा कर सीधी हुई। कैफ के लोगों की शरीर मुस्कुराहट और आंखों की चमक देखकर वो मसनूई हफ्की दिखाती हुई पीछे हुई। आप निराशा कर रहे हैं मुझे, शरारत से कहकर फौरन बेड से उछल खड़ी हुई और इससे पहले कि कैफ भी उठता बेड के दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। पूरे कमरों में दोनों की हंसी गूंज रही थी। बाजार वो माज और महक को थपक रही थी, लेकिन नजरें बार बार खिड़की के शीशे के पार टेरिस पर घूमते कैफ पर जा रही थी, जो फोन कान से लगाए टहलते हुए बात कर रहा था। कभी हंस रहा था, कभी संजीदा होकर बात करने लगता। जब फोन आया था वो कमरे में था और स्पीकर से निकलती आवाज़ किसी खातून की थी। यही वजह थी वो तब से तशवीश में भवेस केड़े बार बार देख रही थी। कैफ के बैंक में बहुत सी खवातीन कुलीग्स भी थी जिनसे उसकी बेतकल्लुफ़ी भी थी, लेकिन ये कौन थी ये जो रात के 10 बजे फ़ोन करके गप्पे हाँक रही थी? उसकी चक्की हिस हमेशा की तरह बेदार हो चुकी थी। 5 साला माज और 3 साला महद अब गहरी नींद में जा चुके थे। वो इन दोनों पर कम्बल दुरुस्त करती जब कैफ कमरे में दाखिल हुआ। फ़ोन अभी भी हाथ में मौजूद था। ये कौन सी कुलीग है? फ़ज़ाहिर मगर तीखे लहजे में पूछा और कंबल दुरुस्त करने के बाद नाक फैलाए सीधी हुई। वो अब मुस्कुराता हुआ बच्चों के ऊपर झुक रहा था। कुलीग नहीं थी, बैंक कस्टमर है। सो गए दोनों? कैफ ने लापरवाही से जवाब दिया और फिर दोनों के माथे पर बारी बारी बोसा देकर सीधा हुआ। वो रोज आके सुकेड़े नाक फैलाए खड़ी थी। अब क्या है? कैफ ने भवें झुकाकर इस्तफसार किया। ये कौन सी कस्टमर है? उसे अकल नहीं, इस वक्त फ़ोन कर रही है? नखून से नाक चिढ़ा कर कहा।
تو کیف نے گہری سانس لیتے ہوئے سر کو گھمایا اور قریب آ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ ارے بابا، اسے صبح بینک آنا ہے نا، اس لیے کچھ انفارمیشن لے رہی تھی۔ بینک بھی آتی ہے؟ زوہا نے ایک دم سے ہاتھ جھٹک کر غصے میں پوچھا۔ جی آتی ہے، لیکن مجھ سے ملنے نہیں، اپنے کام سے آتی ہے، کیف نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ہاں، کام تو بہانا ہوگا، زوہا نے نورٹھے پن سے کہا اور منہ پھلا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ اب اس طرح منہ پھیلائے اپنے بیڈ کی چادر درست کر رہی تھی جبکہ کیف کمرے کے وسط میں کھڑا گھور رہا تھا۔ زوہا پیار سے پکارا، مگر وہ ہنوز غصے میں منہ پھلا کر کام کر رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اکتا کر آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے، تم ساری رات شک کر لو، میں سونے جا رہا ہوں، غصے سے کہا اور بیڈ کے اطراف میں لگے میز پر موبائل رکھ کر خود خفگی سے اپنی جگہ پر ماتھے پر بازو رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ جو بھرپور غصے میں تھی جلدی سے ساری ناراضگی بھلا کر پاس آئی اور قریب بیٹھ کر کیف کے چہرے پر سے بازو ہٹایا۔ اچھا سوری، نہیں، رکھو اپنا سوری اپنے پاس، وہ مجھ سے ملنے ہی آتی ہے بینک میں اب خوش۔ کیف نے خفگی سے بازو پھر سے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ وہ شرارت سے ہنستے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ اچھا، اب زیادہ نخرے مت کرے، ڈر لگتا ہے نا؟ تم کرتی ہو نخرے؟ ارے یار، آئی لو یو سو مچ، اب آپ بھی کم نہیں ہیں۔ آئی لو یو ٹو، تم سے تو کم ہوں بٹر اسکاچ۔ وہ اب بائیں حائل کر چکا تھا۔ اچھا چلیں چھوڑیں، 1 منٹ میں آتی ہوں، وہ لاڈ سے کہتے ہوئے وہ دوسرے ہاتھ سے کیف کا موبائل اٹھا چکی تھی۔ کیف نے باہیں کھولی تو وہ چوری سے اس کا موبائل لے کر واش روم کی طرف بڑھی۔ زوہا، پاسورڈ تو لیتی جاؤ، ماز کی وجہ سے تبدیل کر دیا تھا میں نے، وہ جو بڑے مزے سے جا رہی تھی، دانتوں میں زبان دبا کر جی روک تو پڑی۔ لسنرز اینڈ ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔